राम राम जी। संग्रिय की आवाज़ के लिए मैं विजय सिंह बेनीवाल। बहुत दिनों से राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नशे पे लंबे चौड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्हीं विषयों को लेकर आज हम यहाँ एक विषय वार्ता करने वाले हैं, जिसमें नशे के लिए तो राजनेताओं से लेकर सरकारों तक का बड़ा प्रयास रहता है, लेकिन आज तक कभी भी कोई सार्थक प्रयास सिरे नहीं चढ़े। इसी विषय को लेकर एक हमारे पुराने साथी हैं दीपक जी बहल, जिन्होंने अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में इनको सबसे बड़ा ड्रग एडिटर देखा है अब तक का। इनसे बड़ा नशा लेने वाला मैंने अपने इस 100 किलोमीटर के एरिए में बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं देखा। और ये भी मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे साथ हामकाम है। आज भी इनके साथ वाले मेरे देखने में सैकड़ों लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए। आज हम इन्हीं से वार्ता करते हैं। दीपक जी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को राम राम करिए। नमस्कार जी। अपना पूरा परिचय दी। सारे भैया ने राम राम। संग्रिय को रहने वाला हूँ, थारे बीच में पढ़े हूँ, बड़े हुए हूँ। सब पहला धन्यवाद करूँ मैं संग्रिया की आवाज़ को, जिसने अपने प्रयास से समय समय पे पारदर्शिता जो है वो मतलब हर चीज़ में बढ़ती है। और ये एक इनका अच्छा प्रयास है जो ये YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को समय समय पे जागरूक करते हैं। मैं 31 साल तक ड्रग एडिक्ट रहा हूँ। विजय जी से, विनोद जी से मेरी बात होती रहती है। इन्होंने काफ़ी बार मेरे को कहा कि आप इतना टाइम हो गया, कैसे आपने छोड़ दिया नशा, इस पे आप अपने कुछ राय दो, कोई नई पीढ़ी को कुछ बताना चाहते हो भाई, ये नशे से क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्या इसके परिणाम हैं, क्या माँ बाप पे बीतती है, क्या परिवार पे बीतती है, ये सब बातें हमारी होती रहती हैं। तो आज विजय जी बेनीवाल अपना समय निकाल के, हमारे विनोद भाई साहब और बोबिया जी, ये सब आए हैं मेरे पास, तो आज इस पे बात करते हैं। दीपक भाई, इसी क्रम में अपने शुरुआत करते हैं। शुरू के क्रम से जब आपने ये ड्रग्स लेना चालू किया, वो कौन से सन की या कब की बात रही होगी? ये मैंने ड्रग्स शुरू किया था लेना, मैं इंजेक्शन से शुरू हुआ था। उससे पहले मैंने कभी शराब का भी स्वाद नहीं चखा था। तो थोड़ा सा डिप्रेशन में था। एक दिन मेरे कोई मित्र थे जो इसे यूज़ करते थे, तो मैंने उनसे पूछा भी आप क्यों ये लगाते हो। मैं एक खिलाड़ी था, अच्छा एथलीट था, विजय जी के साथ मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो एक दिन मैं थोड़ा सा घरेलू रूप से परेशान था, तो वो मेरे को कहने लगे कि थोड़ा सा आप यूज करके देखो। तो एक बार बस हल्का सा यूज किया तो 9 घंटे मेरे को नींद आई थी। सन 1985 में पहली बार मेरे शरीर पे सिरिंज टच की थी, जो 2018 तक मेरा पीछा नहीं छूटा। शुरू में बात करें नशे की, जब यहाँ इंजेक्शन आए थे शहर में, उससे पहले इंजेक्शनों का दौर नहीं था, ये लगभग 84-85 में आए होंगे। तब मैंने भी पहली बार एक चिकित्सा अधिकारी को, कि डॉक्टर KL बांटिया थे, हाँ, उन्हीं को मैंने ये लेते हुए सुना था कि वो इंजेक्शन लेते हैं। और शायद उस टाइम तो मेरे ख्याल में इस इंजेक्शन की कीमत भी 2 या 2.5 रुपये रही हो, बस इतनी थी। तो उसमें मेरे ख्याल में फोर्टविन और फनार्गन दोनों इंजेक्शन चला करते थे। नहीं, उस टाइम फोर्टविन, फनार्गन थे, नॉर्फिन और पैथाडीन, ये हाँ, ये 4 इंजेक्शन थे। जो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हो वो पैथाडीन यूज करते थे। उसके बाद हमारे संग्रिया से ही एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर GP सिंगल, जिनकी डेथ हो चुकी है, सर्जन थे, हमारे संग्रिया में भी रहे हैं, वो भी यूज़ करते थे, वो भी नॉर्फिन यूज़ करते थे, मालारामपुरा इंचार्ज भी रहे हैं वो। तो उन लोगों को देखते हुए फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और धीरे धीरे इस मुकाम पे आ गया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। आप शुरू में दिन में एक इंजेक्शन लेने लगे, और बाद में मैंने जैसे मित्र मंडली और आप लोगों के इधर उधर मित्रों से सुना था कि आप इतने ड्रग एडिटर्स हो गए थे कि एक बहुत बड़ी संख्या में इंजेक्शन लेते थे, जो एक घोर आश्चर्य की बात है। आखिरी दौर में जब आप फुल डोज लेने लगे तो एक दिन में कितने इंजेक्शन लगा लिया करते थे? मैंने मेरी लास्ट डोज 52 इंजेक्शन एक दिन में लगाए। मित्रों, एक इंजेक्शन से आदमी हाथी तक गिर जाता है। इस इंसान ने 52 इंजेक्शन 24 घंटे में झेले। इससे बड़ा शायद उदाहरण मैंने तो अपने इर्द गिर्द नहीं सुना, और शायद
भी ये बात सुनने के बाद आश्चर्य करेंगे। तो उसके बाद में आपकी पढ़ाई वढ़ाई छूट गई और सारी परिस्थितियाँ डामाडोल हो गई। वो जैसे आदमी किसी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है, उसी तरह मैं भी बस मेरा ध्यान एक ही तरफ केंद्रित रहता था कि रात को सोता था तो सुबह उठने के लिए मेरे पास इंजेक्शन तकिए के नीचे होने जरूरी है। और लास्ट एक स्टेज ऐसी आ गई थी 2013-14 में कि मैं रात को इंजेक्शन लगा के सोता था, फिर 2 बजे उठता था, फिर लगाता था, 5 बजे उठता था, फिर लगाता था, 7 बजे उठता था, फिर लगाता था। मतलब ऐसा करके मेरी 2015 तक भी मेरी डोज रही है 30-31 इंजेक्शन। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको कम करना शुरू किया क्योंकि ये मिलना बंद हो गया और ये इतना महंगा हो गया। आखिरी दौर में जब आप इनको लगाते थे तो पर इंजेक्शन लगभग क्या रेट रहा होगा? 250 रुपये का एक इंजेक्शन। 250 रुपये का एक इंजेक्शन, 2 रुपये वाला 250 रुपये का हो गया जी। तो मेरे को काफ़ी मेरे डॉक्टर्स मित्र हैं जो मेरे पापा के साथ थे। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, अधिकारी थे। तो काफ़ी मेरे को मेरे यार दोस्त हैं, मेरे भाई मित्र हैं, बहुत समझाते थे। लेकिन उस वक्त समझ पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है विजय जी, क्योंकि आदमी सोच नहीं सकता कि ये मेरे बारे में अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। आज मैं 2018 से ये छोड़े हुए हूँ और मैं काफ़ी बड़े नरक से निकल चुका हूँ, जिसमें मेरे यार दोस्त हैं, भाई मित्र हैं। और सबसे बड़ा प्रयास मेरा शायद ऐसा है कि संग्रिया की आवाज़ का मैं सबसे बड़ा धन्यवादी हूँ कि मेरे को समय समय पर इन्होंने जागरूक भी किया है। हमारे विनोद जी नारनिया हैं, विजय जी बेनीवाल हैं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बचपन से हम साथ रहे हैं। तो आज एक ऐसा स्टेज आ गया है कि लोग हैरान होते हैं इस बात के लिए। हमारे डॉक्टर BL शर्मा जी हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपका ब्लड जो है इसको कोई IMA में भेजूंगा कि ऐसा क्या है इसमें जो इतने इंजेक्शन ये मतलब लेने के बाद भी आप आज जिंदा है। और मेरे ख्याल से तो सैकड़ों में जो उसके बाद जब आप 85 में इंजेक्शन लगाने लगे जी, तो उसके बाद इस शहर के ज़्यादा नहीं तो 400-500 युवा तो जी इस परमात्मा के पास चले गए। हाँ, इस चपेट में आए। और जो शायद जिनमें काफ़ी कुछ ऐसे लोग थे जो 5 या 4 इंजेक्शन यूज़ करते थे, वो 2-2 साल जी पाए, जिनमें कुछ नज़दीक गाँवों के भी थे और नहीं वो टॉलरेट कर सके। अब मेरे को क्या ऐसा कोई गॉड गिफ्ट मिला है क्या? सारा नशा ही मैंने करना था, तो इसमें मुझे कोई इनाम नहीं मिला। बर्बादी हुई है, मेरी तबाही हुई है। सामाजिक सरोकार टूटा है, पारिवारिक पारिवारिक संबंध टूटे हैं, सब कुछ मेरा खत्म ही खत्म हुआ है। मैंने पाया कुछ नहीं इसमें। और नहीं तो आज जिस परिवार से मैं था, पढ़ा लिखा था, जो मैं मेरी स्टेज थी, मैं खिलाड़ी था, आज मेरे को बहुत बड़ा अधिकारी होता और रिटायरमेंट के नज़दीक होता। तो आप आज के युवाओं को इस मामले में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो आज के युवा नशा यूज़ कर रहे हैं, इसे मैंने शायद कभी देखा भी नहीं है। ये क्या चीज़ है? सुना है चिट्टा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई पोस्ट खा रहा है। तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार, सिर्फ एक बार आप अपने बारे में 5 मिनट बैठ के अगर इस बारे में सोच लोगे तो शायद आप दीपक की तरह वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकते हो। क्योंकि ये नशा इंसान को सोचने नहीं देता, सोचने का वक्त नहीं देता। मेरे पैर पे सांप खा गया था तो मैं 8 महीने हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा रहा था। उस वक्त मुझे सोचने का वक्त मिला। उस वक्त मैं फाइनेंशियली टाइट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था इतने महंगे इंजेक्शन खरीदने के लिए। एक इंजेक्शन के लिए मुझे सुबह से शाम तक संघर्ष करना पड़ रहा था क्योंकि मैं नीचे चल नहीं सकता था। तो मुझे सोचने का कुछ वक्त मिला, ऐसा वक्त मिला जिसमें डॉक्टर नरेश गर्ग जो हॉस्पिटल के इंचार्ज थे वो मेरे पास आए। मुझे कहने लगे, यार तेरे को रहना तो बेड पे ही है, तो एक फ़ायदा उठा। सुरेंद्र जी यादव हैं, अरविंद जी हैं शर्मा जो अभी इंचार्ज हैं, इन लोगों ने मुझे समझाया कि तू एक प्रयास इन्होंने आपको मोटिवेट की कोशिश की कि आप एक प्रयास करो, आपको रहना बेड पे है, कोशिश करके इनको छोड़ दे। मुझे इनकी बात कुछ अच्छी लगी, मैंने एक प्रयास किया और वो प्रयास मेरा सफल हुआ। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। और वो सांप बच गया था क्या? एक बात ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जरूर देखा था कि रात को 1:30 बजे मेरे को खाया था, काला नाग था, उसे मैंने देख लिया था मोटरसाइकिल की लाइट में। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो मैं बताने लायक नहीं समझता। 8 महीने मैंने नरक भोगा है और जो नशे के दुष्कर्म हैं उन्हें शायद मैं मरते दम तक भोगूंगा, क्योंकि वो मेरे कर्म थे, वो मेरे साथ ही जाएंगे।
और नए युवाओं को एक मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा, इस नशे से आप बच के रहो। आपको आपका प्रशासन है, आपको अखबारें हैं, टीवी हैं, ये माध्यम हैं जो आपको बताते हैं, लेकिन उस वक्त आप उन्हें देखना, सुनना और पढ़ना नहीं चाहते। एक दिन ऐसा आएगा दोस्त या मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, इतना पछताओगे कि मैं जी तो लिया, तुम्हें जीने का मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त आपका सांस ना तो निकलेगा, ना अंदर जाएगा, ना बाहर आएगा। बहुत तड़फोगे। आज वक्त है, आज मौका है। आपके माँ बाप, आपका प्रशासन, आपकी सरकार आपके लिए प्रयास कर रही है। आप कोशिश करके इसे छोड़ दीजिए, वरना ये जो नशे के सौदागर हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज आपके पास पैसा नहीं है, आप तड़फ के मर जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पैसा है वो घर से आप चोरी भी करोगे, बर्तन भी उठाओगे, सोना भी उठाओगे, सब कुछ करोगे, वो करना पड़ेगा। और शायद मैंने किया हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं तो एक संपन्न परिवार से था, मेरे माँ बाप के पास कोई कमी नहीं थी। और मैं उन माँ बाप को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बच्चे को पॉकेट मनी देने से पहले ये सोचें कि हमारा बच्चा इतना खर्च कहाँ कर रहा है और वो उसका उपयोग क्या कर रहा है। उससे पूछें कि बेटा तेरे को इतना पैसा दिया था, उसका तूने क्या किया। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा है, अकेला है या लाडला है, हमारे पास है तो हम देते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि माँ बाप भी पछताएंगे, जैसा कि मेरे माँ बाप को आज भी पछतावा है। मैं जी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लाड प्यार का ही परिणाम, बहुत ज़्यादा लाड प्यार का परिणाम ये है कि मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला, मुझे कभी कोई कमी नहीं आने दी। उसका नतीजा मैंने उनको ये दिया कि मैं इस लाइन पे निकल गया और आज पछता रहा हूँ। धन्यवाद। ऐसी वार्ता फिर कोशिश करेंगे हम संग्रिया की आवाज़ के माध्यम से फिर लेके आए।